15 अप्रैल 2024 केरला के पलक्कड़ में पीएम मोदी जनसभा करने पहुंचे थे और अपनी सभा में वो खुलकर ये कहते नजर आए, खुली लूट के कारण केरला आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं। राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आलम तो साहब ये है कि जिस केरला के डेवलपमेंट की मिसाल दी जाती थी, आज वो कर्ज के जाल में धंस गया है। लोगों को ना तो सैलरी टाइम पर मिल रही है, ना तो रिटायर्ड पेंशनर्स को पेंशन। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं और इन सब में सरकार के हाथ में कुछ है तो एक लंबा चौड़ा कर्ज, जिसका इंटरेस्ट तक पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इससे उबरने के लिए जहां स्टेट गवर्नमेंट सेंटर का मुंह देख रही है, वहीं सेंटर ने करप्शन, मिसमैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े टैक्स राज्य सरकार पर लगाए हैं। केरला में फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए यहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है। सेंटर वर्सेस स्टेट के इस पूरे ब्लेम गेम में अब सवाल ये आता है कि आखिर केरला के इस हालात का जिम्मेदार कौन है? क्यों रिच कल्चर, टूरिज्म और हाई लिटरेसी रेट होने के बाद भी राज्य की इकोनॉमी डगमगाती हुई नजर आ रही है? क्या सच में ये वहां की राज्य सरकार की मिली-जुली करामात है, या फिर केरला को एक फेल्ड स्टेट बनाने का एक अलग ही गेम देश में चल रहा है? चलिए जान लेते हैं। देखिए, भारत में केरला की दो इमेज हैं। एक तो वो जो इसे एक हाईली लिटरेट, मोस्ट डाइवर्स और सबसे खूबसूरत स्टेट बनाता है। वहीं दूसरी इमेज वो है जो बताती है कि इस राज्य का नाम उन सभी राज्यों में टॉप पर आता है जिन्होंने भारी से भारी कर्ज ले रखा है। इतना ज्यादा कि आधे से ज्यादा बजट इनका कर्ज की पेमेंट करने में ही जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स तो इस राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट वाला राज्य बताते हैं। इसका मतलब है कि वो स्टेट जो कई सर्विसेज और प्रोडक्ट की सेल से कमाई तो कर लेता है, लेकिन उसका खर्चा इतना ज्यादा है कि उसकी कमाई भी कम पड़ रही है। यही केरल के केस में भी है। यहाँ सरकार शराब जैसी चीजों पर एक्साइज ड्यूटी, वाहनों, संपत्ति और बिजली टैक्स से पैसा तो कमा रही है, साथ ही केंद्र से बजट भी ले रही है, लेकिन ये सब कुछ मिलाकर भी उसका खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा है और इसे ही पूरा करने के लिए फिर वो बाहर से लोन लेता है, जो अब बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर भला इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ही लेना देना है, और जब कर्ज स्टेट ले रहा है तो वो इस मामले में सेंटर गवर्नमेंट को क्यों घसीट रहा है? इन दोनों में ब्लेम गेम किस बात का चल रहा है? ब्लेम गेम इस बात का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट के लिए एक लिमिट सेट करती है। इस लिमिट को नेट बोरोइंग सीलिंग कहा जाता है। इसके हिसाब से तय किया जाता है कि किसी भी फिस्कल ईयर में राज्य सरकार बाहर से कितना कर्ज ले सकती है। हर साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे उसके जीडीपी से 3% पर सेट किया हुआ है। सीधी भाषा में कहें तो अगर केरला की जीडीपी 100 करोड़ की है तो वो 30 मिलियन ही कर्ज ले सकता है। और यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इस नियम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल इस साल के लिए केरल की नेट बोरोइंग सीलिंग को 32,400 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा आंका गया था, लेकिन सरकार ने इससे एक नियम के चलते कम कर दिया है, क्योंकि इस कर्ज के बाद भी जब केरला को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी KIIFB के जरिए कर्ज लेता रहता था, जिससे इस पर कर्ज तो बढ़ ही रहा था, ऊपर से ये कर्ज NBC में इंक्लूड भी नहीं किया जा रहा था। ऐसे में एक तरह से केरला तय लिमिट से काफी ज्यादा लोन ले रहा था, मगर इस लूप होल को फाइनेंस कमीशन ने साल 2021 में बंद कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और KIIFB द्वारा लिए गए कर्ज को भी अब NBC में इंक्लूड किया जाएगा। अब इससे हुआ ये कि अचानक KIIFB का सारा कर्ज राज्य की उधारी में शामिल हो गया। केरल ने पाया कि उसका NBC जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा करीब था। इसके चलते केरल की उधारी के रास्ते बंद हो गए और यहीं से केरला की असल प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसका आधा बजट तो पहले ही इंटरेस्ट पेमेंट में खत्म हो गया था, ऊपर से अब उसके पास एम्प्लॉयज को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। कुल 5.15 लाख कर्मचारियों में से आधे से ज्यादा की सैलरी महीनों से अटकी हुई थी। ऊपर से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान में भी देरी हो गई थी।
सिचुएशन इतनी खराब थी साहब कि पुलिस वाहनों को भी पेट्रोल पंपों से भगा दिया गया क्योंकि उनकी गाड़ी में भरे जाने वाले पेट्रोल का उधार भी नहीं भरा गया था। कुल मिलाकर अब तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस केवल टेबल के नीचे छिपा था वो खुलकर सामने आ गया और इस डेवलप्ड की वो सच्चाई उजागर हुई जिसने बताया कि केरला तो एक बड़े डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। इस बढ़ती परेशानी के बीच ले देकर केरला सरकार जब केंद्र सरकार के दरवाजे पहुंची तो उससे भी अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे उल्टे दरवाजे लौटा दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि ये केरला में बढ़ते करप्शंस और बजट मिसमैनेजमेंट की गलती है जिसने राज्य को कर्ज के जाल में फंसाकर तबाह कर दिया है। केरल सरकार भी अब इस पर चुप नहीं बैठी, वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने साफ कह दिया कि केंद्र के कारण पैदा हुए सेवर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए उन्हें 26,226 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके अलावा जो सेंटर कर रही है वो संविधान के आर्टिकल 293 का उल्लंघन है जो कहता है कि किसी राज्य का पब्लिक डेट उसका अपना मामला है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट के ये भी आरोप थे कि ये सारी प्रॉब्लम सेंटर की बनाई नीतियां हैं जो केरला को परेशान कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर उन स्टेट्स के साथ ऐसा कर रही है जिनमें मोदी की सरकार नहीं है और ये भेदभाव खास तौर पर केरला के साथ हो रहा है जिसे बाकियों के हिसाब से कम बजट मिलता है। अब इन सभी आरोपों के बीच सेंटर ने भी अपना मुंह बंद नहीं रखा साहब और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह कह दिया कि सीएम और राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल हमेशा केंद्र द्वारा नहीं दिए गए फंड के अलग अलग आंकड़े बताते हैं। उन्हें जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री को देश के कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें राज्य के वित्तीय स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब मिसमैनेजमेंट के चलते हुआ है क्योंकि केरला की सरकार टैक्स कलेक्ट करने में भी पूरी तरह से फेल रही है। उन्होंने तो ये भी सवाल उठाया कि अगर राज्य इतने ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में था तो उसने कल्याण पेंशन की अगली किस्त के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया। राज्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि वेतन सुधार के लिए यूजीसी से मिलने वाले लगभग 750 करोड़ रुपए भी राज्य प्रशासन को नहीं मिल पाए क्योंकि उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था। ऊपर से इन्होंने ग्रांट के लिए टाइम पर रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी। अब ऐसे में सेंटर की क्या गलती जब ये अपने मैनेजमेंट खुद ठीक नहीं रख पा रहे। अगर ये ठीक होते तो फिजूल खर्ची को रोकते जो केरला में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके विपरीत हाल तो ये है साहब कि केरला को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए मिलने वाले 1925 करोड़ रुपए भी इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि उसने अभी तक मैंडेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा नहीं की। CAG की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि केरल 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स तक कलेक्ट करने में फेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में केरला और सेंटर दोनों का पॉइंट सुना तो उन्होंने केरला के रिलीफ फंड्स की प्ली को रिजेक्ट कर दिया और ये बात साफ कर दी कि उनकी इस दशा के लिए उनका खुद का मैनेजमेंट जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा भी क्या मिसमैनेजमेंट था और केरला से ये मिसमैनेजमेंट आखिर हुआ कहां? इससे सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट कमिटेड एक्सपेंसेस में हुआ है। दरअसल कमिटेड एक्सपेंसेस वो खर्चा होता है जो कंपलसरी होता है, जैसे कि आपकी सैलरी में रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल पर होने वाला खर्चा कांस्टेंट होता है। इसी तरह एक स्टेट में सैलरीज, पेंशन्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होने वाले खर्चे को कमिटेड एक्सपेंसेस ही कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी डेवलप्ड स्टेट को फायदा तब होता है जब वो अपने कमिटेड एक्सपेंस को कम रख सके और इस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगा सके ताकि उन्हें लॉन्गर रन में प्रॉफिट हो और साथ ही सड़कों जैसी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उन्हें उधार लेने की जरूरत ना पड़े। हर स्टेट से यही उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन केरला के केस में ये कमिटेड एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि इस स्टेट का सारा बजट केवल कमिटेड एक्सपेंसेस को ही पूरा करने में जा रहा है। जहां ज्यादातर राज्यों में ये 50 to 60% तक सीमित है, वहीं केरला के केस में उसका कमिटेड एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का 71% है। ऐसे में ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बच रहा है, ना ही ये स्टेट किसी बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पा रहा है। इससे स्टेट में रोजगार की भी न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं शुरू हो पा रही हैं और ना ही किसी रेवेन्यू जनरेट करने के किसी न्यू सोर्स को यह स्टेट शुरू कर पा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये तक बताती हैं कि केरला का टैक्स कलेक्शन पहले के मुकाबले काफी गिर गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया। इससे राज्य पर नकदी का दबाव बढ़ गया है। सामाजिक क्षेत्र में भारी खर्च भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसा कमाने का तरीका भी खोजना होगा और यही केरला स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो केरला को स्पेशल केस की तरह ट्रीट करके उनके साथ लिबरल रहें, लेकिन यहाँ केरला को भी अपने बजट मैनेजिंग पर काम करना होगा। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पैरामीटर्स पर इसी तरह फेल रहा
तो वो दिन दूर नहीं है जब इसका हाल भी पंजाब की तरह होगा, जो आज की डेट में कर्ज लेकर अपने कर्ज का भुगतान कर रहा है और वहां पैदा होने वाला हर बच्चा एक बड़े कर्ज के साथ पैदा हो रहा है। इसके अलावा रही बात बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन की, तो शायद वो केरला की मदद को आगे नहीं आते। आंकड़े बताते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला को क्राइसिस से बचाने के लिए 5,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी, लेकिन केरला का कहना था कि वो 10,000 करोड़ से कम राशि में अपना राज्य नहीं चला सकते। कुल मिलाकर दोनों साइड्स में अभी कोई सहमति नहीं बन पा रही साहब। सेंटर भी यहां अपना पॉइंट रखते हुए कह रहा है कि वो हर स्टेट को इक्वली ट्रीट करना चाहता है। अगर वो इसी तरह बोरोइंग को लेकर सख्ती नहीं दिखाएगा तो बाकी राज्य भी दिवालिया होंगे और इसके बैड इंपैक्ट भारत की ग्रोथ पर दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपोजिट गवर्नमेंट के चलते सेंटर स्टेट को परेशान कर रही है, जबकि रूल बनाने और बजट अलोकेशन की जिम्मेदारी प्योरली फाइनेंशियल कमीशन के हाथ है। ले देकर बात सिर्फ इतनी सी है कि केरला को भी अपनी नेट बोरोइंग को कंट्रोल करने की जरूरत है। इससे न केवल केरला में अच्छे रोजगार के अवसर खुलेंगे, बल्कि इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार आएगा और तभी ये कर्ज के जाल से निकलकर मुक्त हो पाएंगे। दोस्तों, केरला के इस फाइनेंशियल क्राइसिस पर आपकी क्या राय है? वैसे क्या आपको भी ये केंद्र सरकार की चाल लगती है या इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को गलत मानते हो? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी बता दें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।